तो कक्षा 10वीं के सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम संदीप खरे है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 10वीं की गणित शुरू करने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है कि जैसे नाइन्थ में हमने अगर कुछ गलतियां की हैं, नाइन्थ में हमने ठीक से नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा भी है तो हम उनको अच्छे से नहीं याद रख पाए हैं। और हमें अब 10वीं में हमने मन बना लिया है कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छी परसेंटेज बनानी है, गणित में 100 में से 100 लाना है। तो हमें गणित का बेसिक पता होना चाहिए। चैप्टर 1 शुरू करने से पहले मैं आपको गणित का बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ टॉपिक लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल भी है, बहुत काम का भी है, क्योंकि इस वीडियो से आपको नाइन्थ का पूरा याद भी आ जाएगा। अगर कुछ टॉपिक आपने ठीक से नहीं पढ़े, कुछ टेंथ के टॉपिक भी मैंने इसमें शामिल किए हैं, तो जब आप नाइन्थ से टेंथ में आए हो तो इस गैप में आपको टेंथ की गणित अच्छे से समझ में आ जाए और ज्यादा टेंशन ना हो समझाने में, इसलिए कुछ बेसिक टॉपिक यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखना है, और हो सके तो इसके नोट्स भी बनाना है। पहले मैं बता दे रहा हूं, देखो कौन कौन से टॉपिक हैं जो अपन को कवर करने हैं। जैसे कि भाज्य अभाज्य क्या होता है। ठीक है, भाज्य अभाज्य क्या होता है इसको अच्छे से समझेंगे। परिमेय अपरिमेय के बीच का मेन डिफरेंस क्या है, किसी भी संख्या का हम गुणनखंड कैसे निकाल लेते हैं, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, चर अचर के बारे में पढ़ेंगे कि चर अचर है क्या। इसके बाद बहुपदों बहुपद को पढ़ेंगे और बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं ये देखेंगे। अब बहुपद में बहुत सारे टाइप भी हैं तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये मेन मेन हेडिंग है। बहुपद और शून्यक को अच्छे से पढ़ेंगे, बहुपद क्या होता है और शून्यक क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्स वाई ग्राफ क्या होता है, इसका इंट्रो, इसके अंदर कार्तीय तल क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, चतुर्थांश क्या होते हैं, ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। ज्यामिति के मुख्य बिंदु और मुख्य नियम, कि ज्यामिति के अंदर टेंथ क्लास में क्या क्या और नाइन्थ में क्या था, उसके कोणों के युग में क्या होते हैं, त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी है, ये आपको। त्रिकोणमिति के जो मुख्य बिंदु हैं, साइन कोस थीटा टेन थीटा क्या होती है, सर्व समीकरण क्या होती हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो समझो आप टेंथ की गणित को पढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे, मेंटली पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे। और आपको भी लगेगा कि हाँ, ये गणित जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं या कर रही हूं उसके पहले मुझे बहुत सारा पता है। ठीक है, तो अगर हो सके तो इसके नोट्स जो आप बना रहे हो, जो मैंने बोला था कि जो 10वीं की गणित है इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये बेसिक वाला वीडियो आपको पूरा हेडिंग डाल डाल के लिखना है। रेड कलर के पेन से आपको हेडिंग डालनी है, और ब्लू कलर के पेन से आपको जो मैं समझा रहा हूँ डेफिनेशन वगैरह वो सब अच्छे से लिखना है। अगर आप पढ़ रहे हो तो तरीके से पढ़िए, क्योंकि जो बच्चे तरीके से पढ़ते हैं नंबर उन्हीं के आते हैं। ऐसे तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे तरीके से पढ़ते हैं, मेहनत लगन और निरंतरता के साथ डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, एक दिन उनका ही रिजल्ट अच्छा आता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप यूट्यूब पे देख रहे हो, उसका एक लिखित प्रूफ बनाते जाइए, ताकि जब आप एग्जाम आए तो फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन भी तो कर पाओ। क्योंकि आप वीडियो देखते हो फिर भूल भी जाते हो कि क्या था। अगर आप उसको नोट करते जाओगे तो 1 घंटा का प्रॉपर पूरा वीडियो है जिसमें पूरी प्रश्नावली समझाई गई है। अब एग्जाम टाइम पे वो दोबारा तो नहीं देखोगे, अपने नोट्स पलटाओगे, जहां डाउट है वहां खोल के उतने मिनट में देख लोगे कि ये सवाल कैसा किया था। तो रिवीजन करने के लिए नोट्स बहुत बेहतर होते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं। और मैं आपसे यही कहता हूं बार बार कि आप खुद से नोट्स जरूर बनाइए। चलिए, इसके इस वीडियो में हम पढ़ाई भी करेंगे, आपसे थोड़ा सा इंटरेक्शन भी हो जाएगा, ताकि हम प्रश्नावली 1.1 को अच्छे से करेंगे। तो बस वीडियो खोल के बैठ जाओ, कॉपी पेन ले लो, और बढ़िया हेडिंग डाल दो भाज्य अभाज्य। अगर ठान लिया है कि हाँ इस साल मेहनत करनी है तो बढ़िया हेडिंग डाल दो, और बिल्कुल भी आलस मत करो, पढ़ाई अच्छे से शुरुआत करो। सबसे पहले भाज्य और अभाज्य में हम बात कर लेते हैं अभाज्य की। पहले अभाज्य अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर भाज्य समझना मुश्किल नहीं। सब कुछ क्लियर है? ओके।
2 मिनट, चलिए, लैपटॉप में कुछ इशू था, मैंने सॉल्व कर दिया। अब यहां देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ये बहुत ही आसान है समझना। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ऐसी संख्याएं जो केवल एक या स्वयं या संख्या स्वयं से क्या होती है, स्वयं से, तो आप कहोगे सर विभाजित होती हैं, केवल एक से होंगी या स्वयं से होगी, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं होगी। ये डेफिनेशन, और इससे आपको समझ में भी आएगा। मैं अभी एग्जाम्पल लेता हूं। ऐसी संख्याएं जो केवल एक से या संख्या स्वयं से विभाजित होती है। सर समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से मैं समझाता हूं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ई एक्स मतलब होता है एग्जाम्पल। जैसे कि अगर एक संख्या मैंने देखी 5, एक संख्या मैंने देखी 5, या और छोटी संख्या ले लेते हैं 2 या 3 या 5 या 7। ये आपके सामने कुछ 4 संख्याएं मैंने ली। अब इन चारों में अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे कोई एक संख्या उठा लो, जैसे 2 है, तो 2 में या तो 2 का ही स्वयं, दो संख्या स्वयं का यानी 2 का ही भाग जाएगा, या फिर 1 का जाएगा। 1 का तो सब में जाता है, तो 1 का जाएगा। इसके अलावा क्या कोई संख्या आपको समझ आ रही है कि जो इसको विभाजित कर दे? नहीं आ रही है ना। इसका मतलब है ये अभाज्य संख्या है, एक प्रकार की ये अभाज्य है। अभाज्य मतलब विभाजित ना होने वाली, केवल स्वयं से विभाजित होगी या फिर 1 से विभाजित होगी। इसके अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो गिनती में पाई जाती हो और वो इसको विभाजित कर दे। जैसे हमने 4 से पूछा तो 4 ने कहा कि मेरी टेबल तो 4 से ही शुरू होती है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौकी 16, तो 2 तो आता ही नहीं है। 3 से पूछा, 3 बोला कि मेरी टेबल में भी 2 नहीं आता, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, नहीं आता 2, तो इसलिए ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। अगर मैं 2 की जगह पे 3 एग्जाम्पल लेता हूं, 3, तो 3 भी एक ऐसी संख्या है जो या तो संख्या स्वयं यानी 3 से ही विभाजित होगी या फिर 1 से विभाजित होगी। इसके अलावा और कोई दुनिया में ऐसी संख्या नहीं बनी है जो इसको पूरी पूरी बार विभाजित कर दे। अगर हम 2 से पूछें कि क्या तुम 2 3 को विभाजित कर दोगे, तो बोलेगा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी टेबल में 3 आता ही नहीं है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कहां आया 3? 2 के बाद सीधा 4 आ गया, 4 के बाद 6। वहीं दूसरी ओर अगर हम एक अलग सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 4, समझना, तो 4 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से भी हो जाएगी विभाजित, 1 से भी हो जाएगी, और बीच में एक 2 संख्या है, 2 से भी हो जाएगी, 2 दूनी 4। इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित या इसमें भाग चला जाता है। इसलिए ये तो भाज्य संख्या हो गई भाई साहब। क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई, क्योंकि इसमें स्वयं भी जा रहा है भाग, 1 से भी जा रहा है, लेकिन इसके अलावा एक संख्या और है 2, उससे भी जा रहा है। तो ये 4 कैसी? अभाज्य। इसलिए यहां पे 4 नहीं लिखा मैंने, यहां ये 4 कैसी है? भाज्य, इसलिए 4 यहां पे नहीं लिखा, क्योंकि 4 तो भाज्य है 2 से।
4 और 1 के अलावा। तो अभाज्य संख्याओं में क्या नियम है? अभाज्य संख्याओं में एक ही नियम है कि अभाज्य संख्याएं केवल स्वयं से या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। जैसे कि आप 5 का देख लो एग्जाम्पल। अगर आप 5 देखोगे तो 5 में केवल 5 से ही भाग जाएगा, यानी संख्या स्वयं से, या फिर 1 से ही भाग जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य। इसे क्या बोलेंगे? अभाज्य। अभाज्य बोल रहे हैं इसको क्योंकि ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, इसलिए अभाज्य। तो इसी प्रकार 7 भी है, और इस प्रकार बढ़ते जाओगे तो आगे 11। देखो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बता देता हूं। 7 के बाद अगर आप गिनती में आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा 11, फिर आप आगे बढ़ोगे तो मिलेगा 13, फिर आप आगे बढ़ोगे तो मिलेगा 17, फिर आप आगे बढ़ोगे तो मिलेगा 19, फिर आप आगे बढ़ोगे तो मिलेगा 21, फिर आप आगे बढ़ोगे 21 नहीं, 19 के बाद सीधा मिलेगा आपको 23, फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा 29, है ना। ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो मेजर आपको बहुत सारी अभाज्य संख्याएं ऐसे मिलती जाएंगी। क्लियर है? ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें किसी और दूसरी संख्या का भाग ही नहीं जाता। आप 17 को उठा के देख लीजिए, आप 19 को उठा के देख लीजिए। ध्यान रखना इस वीडियो में बोर नहीं होना है, क्योंकि ये बेसिक वीडियो है, तो आप पे कुछ बातें आती भी होंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ये तो आता है तो वीडियो स्किप कर दिया। पूरा देख लो एक बार तसल्ली से, फिर आपको सब कुछ रिवाइंड आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें भाज्य संख्याओं की, तो इनके अलावा वो जितनी संख्याएं बच रही हैं वो सब क्या है? वो सब भाज्य संख्याएं हैं। अब आप कहोगे सर कैसे? पहले डेफिनेशन लिख लें। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो जो स्वयं, या ऐसे लिखो, जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी, अन्य किसी दूसरी संख्या से भी दूसरी संख्या से भी क्या हो? विभाजित हो जाए, विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम भाज्य बोल देंगे। भाज्य। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे कि 4, 10, कुछ भी जितनी बची है इनके अलावा, जैसे कि 8, है ना। और भी एग्जाम्पल 12, 15 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब भाज्य है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 21। अब मैंने आपसे पूछा कि 21 भाज्य है कि अभाज्य, तो 21 में 21 का भाग जाएगा, 21 में 1 का भाग जाएगा। ये तो भाई दोनों कंपलसरी है, लेकिन इसके अलावा 21 में 7 का भी भाग जाता है, 7 तिया 21, 3 का भी जाता है, 3 7 21, 7 बार जाता है ना 3 से। तो ये अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है, और वही लिखा है कि इसके एक, यानी कि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या, अन्य किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, तो ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। बोलो क्लियर हो रही बात? ऐसी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य। तो ये हो गया भाज्य और अभाज्य के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और परिमेय और अपरिमेय को समझ लेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे आप, परिमेय और अपरिमेय, स्लैश लगा देना बीच में। तो परिमेय और अपरिमेय में सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं परिमेय। परिमेय जो होता है, यानी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। परिमेय यानी कि ऐसी संख्याएं, आप लिख सकते हो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं
जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकें। उदाहरण, एग्जाम्पल अपने पास बहुत सारे हैं। देखो, जैसे कि 5/2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 7/2, 7/3 ये बटे के रूप में है। अब इसमें जो ऊपर वाली संख्या इसे अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या इसे हर कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो अंश बटे हर के रूप में जो लिखी जाए, जैसे अगर लिखा है -3, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है ये परिमेय संख्या? क्योंकि इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये P बटे Q के रूप में हो जाएगी। इसी प्रकार अगर प्लस में भी कोई पूर्णांक लिखा है, जैसे कि 5, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि संख्या रेखा पर जितने भी पूर्णांक होते हैं, ये मान लो संख्या रेखा पे है तो ये बीच में 0 होता है, यहाँ 1, 2, 3, 4, इस तरफ -1, -2, -3, -4, ये संख्या रेखा पर जितने भी ये पूर्ण अंक हैं, पूर्ण अंक मतलब ना तो रूट में होना चाहिए कोई, और ना तो दशमलव में होना चाहिए, उन्हें बोलते हैं पूर्णांक। तो यहां पे आप देखो कि जितने भी ये पूर्णांक हैं, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब परिमेय है। चाहे धनात्मक पूर्णांक हो और चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये परिमेय संख्या कहलाते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। तो चाहे एक मैंने ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया, एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया, वो परिमेय। इसके अलावा अगर कोई शांत दशमलव है, जैसे 2.3 या 4.25, ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या कहलाती है। भले ही ये दशमलव में है, लेकिन ये बटे के रूप में लिखी जा सकती है, इसलिए ये परिमेय है। कैसे? जैसे 2.3 को हम लिख सकते हैं 23/10, क्योंकि दशमलव का 1 मान लेते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0 लगा देते हैं। जैसे ये लिखा है 4.25, तो अपन को क्या करना है, इसको अगर P बटे Q के रूप में लिखना है तो अपन लिखेंगे 425, ऊपर से दशमलव हटाएंगे और नीचे देखेंगे दशमलव का 1, और दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0। तो देखो ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो परिमेय संख्या या बटे वाली संख्या, संख्या रेखा की पूर्णांक, शांत दशमलव, और इसके साथ अशांत दशमलव में भी P बटे Q रूप होता है। कौन सा अशांत? ये वाला। देखो जैसे लिखा है 2 दशमलव या 3.333 डैश डैश डैश, यानी दशमलव के बाद कोई अंक अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो उसे बोलते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत और आवर्ती। तो ये अशांत आवर्ती है, इसको या तो ऐसे लिख दें या फिर इसको हम लिख दें 3.3 डैश। तो इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिख सकते हैं वो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको केवल इतना अभी बेसिक पता होना चाहिए कि ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम ऐसे हर टॉपिक के डिटेल में चले जाएंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, और क्योंकि हर जगह गुंजाइश है और समझाने की, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे थोड़ा सा बेसिक को लेते हुए तटस्थ यानी किनारे किनारे से चलना होगा, क्योंकि फिर तो हर जगह से वो पूरी गणित ही हो जाएगी 9th की। तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये है। लेकिन परिमेय संख्या में जो चीज नहीं आती वो होती है अशांत अनावर्ती। यानी कि अगर कोई दशमलव की संख्या ऐसे लिखी है, जैसे 2.34125
2 या 3 1 0 7 1 5 7, इस तरीके से दशमलव के बाद कोई संख्या आ रही है और वो संख्या दशमलव के बाद की खत्म ही नहीं हो रही है और ना अपने आप को रिपीट कर रही है। दो चीजें हैं, ना तो खत्म हो रही है ना अपने आप को रिपीट कर रही है। तो ऐसी संख्या जो होती है, ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं? अशांत तो बोलेंगे ही बोलेंगे क्योंकि खत्म नहीं हो रही है तो अशांत है, और उसमें भी रिपीट नहीं हो रहा है तो अनावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनावर्ती, क्योंकि आवर्त ही नहीं आ रहा, यानी रिपीटिशन नहीं आ रहा। रिपीटिशन को ही तो आवर्त बोलते हैं, तो आवर्त नहीं आ रहा तो बोलते हैं अनावर्ती। यानी कि अशांत अनावर्ती जितनी भी हैं वो सब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी और बाकी सब परिमेय। तो अगर हम हेडिंग डाल दें अब, अपरिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, अगर हम ये हेडिंग डाल दें कि अपरिमेय क्या है, तो आप ये समझ जाओगे, ध्यान से समझना, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें जिन्हें P बटा Q के रूप में, के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और संसार में केवल एक ही प्रकार की ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो है अशांत अनावर्ती या रूट वाली संख्या। तो अपन लिखेंगे एग्जाम्पल, जैसे कि पाई का मान, पाई का मान, पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई जो है उसका मान होता है 3.14, और इसके आगे अपन और भी ले सकते हैं क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता ना रिपीट होता है, तो ऐसे और भी रहता है। एग्जैक्ट तो अपन को नहीं ध्यान रखना है, लेकिन 3.14 अपन ले लेते हैं सवाल को हल करने के लिए। तो इसका मतलब है कि पाई का जो आप, पाई तो अपरिमेय है लेकिन उसकी 2 अंक ले लिए तो उसको हम परिमेय मान के चलते हैं। तो पाई की 2 मान आपको याद रखना है, एक होता है 3.14 और एक होता है 22/7। दोनों ही काल्पनिक मान है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही माने गए हैं, लगभग मान है दोनों। दोनों ही मान कैसे हैं? लगभग है। यानी हम ये नहीं बोल सकते कि फिक्स मान है, ये परिमेय जानबूझ के बनाए गए हैं। लेकिन पाई का अगर फुल वैल्यू देखें तो वो अपरिमेय। रूट वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो अपरिमेय, जैसे √2, √3, √5, जिनके वर्गमूल ना निकले, ध्यान रखना है। अगर किसी, जैसे हमने लिख दिया √4, तो ये नहीं हो जाएगी अपरिमेय, क्योंकि 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाता है ना, और 2 के बटे 1 कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। तो ये इतनी होगी। और अशांत आवर्ती, जैसे कि कोई और हम संख्या ले लें, जैसे 2.01 001 00001, तो ये दशमलव के बाद और डैश डैश डैश, तो दशमलव के बाद ये खत्म नहीं हो रही संख्या है और अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रही है। देखो ये 0 1 है तो अगला 0 1 होना चाहिए, लेकिन अगला 0 0 1 है। फिर अगला 0 0 1 है तो ये भी 0 0 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो 0 0 0 1 है। यानी कि ये ना तो खत्म हो रही है ना, तो इसको हम बटे में नहीं बदल सकते। ठीक है। अब यहां पे एक बात और याद रखनी है कि जो P बटे Q के रूप में है, अब कई बच्चे कहेंगे सर √2 के बटे 1 कर देंगे तो ये तो हो जाएगा ना P बटे Q रूप, तो ये तो हो गई ना परिमेय, जैसे इसके बटे 1 कर सकते हैं, इसके बटे 1 तो इसके बटे भी 1 कर सकते हैं। कई बच्चे तो यही बोलेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो P बटे Q है, यहाँ पे एक शर्त रहती है कि जो P और Q होता है ना, ये क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो P जो है वो √2 है, और √2 पूर्णांक नहीं है, दशमलव वाली संख्या है ना, क्योंकि √2 का जो मान होता है
वो 1.4 1 4 और ऐसे चलता जाता है, ना तो रिपीट होता है ना खत्म होता है, इसलिए p पूर्णांक नहीं है, दशमलव प्रसार है। तो अपन इसको बोलेंगे कि यहाँ p और q पूर्णांक होने चाहिए, तो q तो पूर्णांक है लेकिन p पूर्णांक नहीं है, इसलिए √2/1 परिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय आपको ऊपर ऊपर से बेसिक्स में समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं? गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ना या छोटे छोटे भागों में बांटना। छोटे छोटे छोटे, इसको ऐसे लिखो, गुणनखंड का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में बांटना। छोटे छोटे, किसी भी संख्या को हम छोटे छोटे भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। छोटे छोटे भागों में हम बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? ध्यान से समझना। जैसे अगर लिखा है, जैसे लिखा है 10, कोई संख्या हमारे पास है 10, तो 10 के हम गुणनखंड लिख सकते हैं। क्या? 2×5 = 10। चाहे इधर से पढ़ दो 2×5 = 10, चाहे इधर से पढ़ दो 5×2 = 10। तो जो 10 था, इसके छोटे छोटे हिस्से हो गए 2×5, यानी कि 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2×5 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये गुणनखंड हम कैसे निकाले हमने? हम क्या करेंगे, जिस भी संख्या के गुणनखंड निकालने हैं उन्हें हम साइड में लिखेंगे, और एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन, इस तरीके से गुणनखंड निकालने का तरीका बता रहा हूं। फिर क्या करोगे आप? इसमें अपने मन से एक संख्या रखोगे, यहां पे अपने मन से कोई भी संख्या रखोगे, लेकिन कैसे रखोगे उसका भी नियम है। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में सबसे पहले हम किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। अगर 2 से भाग नहीं जाता है तो फिर हम 3 से भाग देना स्टार्ट करेंगे उस संख्या में। अगर 3 से भाग नहीं जाता है तो फिर हम 5 से भाग करेंगे। अब आप बोलोगे सर 4 से भाग क्यों नहीं करेंगे? तो 4 से भाग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 4 से भाग जाना होता तो 2 से ही चला जाता, क्योंकि 2 की टेबल में भी तो 4 आता है। तो सभी अभाज्य संख्याओं से भाग ट्राई करेंगे। पहले बताओ किससे करोगे? 2 से। जब 2 से नहीं जाएगा तो किससे दे दोगे? 3 से। जब 3 से भाग नहीं जाएगा तो किससे दे दोगे? 5 से। और 5 से भी भाग नहीं गया तो किससे दे दोगे? बताओ जल्दी। 7 से। 7 से नहीं गया तो बताओ किससे दोगे? 11 से। 11 से नहीं गया तो 13 से। 13 से नहीं गया तो किससे दोगे? 17 से। 17 से भी नहीं गया तो 23 से। इतने तक तो भाग चला ही जाएगा 10th लेवल पे, और फिर भी नहीं गया तो 29 से ट्राई कर सकते। तो ये जो है, ये अपन इसको अपनी भाषा में बोल सकते हो कि ये महत्वपूर्ण नंबर है, इन्हें मैजिक नंबर भी कह सकते हो। मैजिक नंबर, कि कोई भी संख्या आपको दी रहेगी, सबसे पहले आपको 2 से ट्राई करना है बिना कुछ सोचे समझे। 2 से नहीं गया तो 3 से ट्राई कर लो। 3 से नहीं गया तो 5 से ट्राई कर लो। 5 से नहीं गया तो 7 से ट्राई कर लो। ऐसे आपको ट्राई करते जाना है, अपने आप भाग जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं ट्राई करता हूं। सबसे पहले 2 से, तो इसमें 2 से ही भाग चला गया, 2 लिखा हमने। तो 2 की दुनिया तब तक पढ़नी है जब तक 10 ना आए। 2 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक 10 ना आए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 बार गया तो 5 लिखा यहाँ पे। जितने बार भाग जाता है वो संख्या यहाँ पे लिखती। 5 बार गया तो 5 लिखा यहाँ पे, और ऐसे लाइन खींच दी। ठीक है, अब अब 2 से फिर ट्राई करेंगे। हमारा रूल तो वही है कि कोई भी संख्या आ जाए ट्राई 2 से करेंगे पहले, नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से। तो यहाँ 2 से ट्राई करने की कोशिश की तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से भाग नहीं जाता। 2 की टेबल में 5 आता ही नहीं, तो अब 3 से ट्राई करो, 3 की टेबल में भी 5 नहीं आता, तो 5 से ट्राई कर दो। 5 एकम
5 की टेबल में एक बार में आता है, तो 5 एकम 5। और जैसे ही यहाँ पे एक आ जाए समझ लेना गुणनखंड खत्म हो चुका है। जैसे ही यहाँ एक आ जाए तो समझ लेना गुणनखंड हो चुका है। अब हम जो किनारे पर जो संख्याएं लिखी होंगी, किनारे पर कौन सी संख्या लिखी, ये किनारे वाली संख्या, यही इस 10 का गुणनखंड होंगी। यानी 10 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 के बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। बहुत ही बेसिक सा सवाल मैंने आपको समझाया है, क्योंकि कई बच्चे हो सकता है कि 8वीं तक उन्होंने गणित बिल्कुल ना पढ़ी हो, उनके लिए ये सवाल। अब थोड़ा सा कठिन लेवल चलते हैं, जैसे कि अब हम ले लेते हैं 40। वैसे तो जिन पे बनता है उनके लिए तो 40 भी सरल है, लेकिन फिर भी 40 लिख लिया। आप ट्राई करो 40 के गुणनखंड निकालना है, तो आप क्या करोगे, एक खड़ी लाइन खींचोगे, एक आड़ी लाइन खींचोगे, यहां पे लिख लोगे 40, लिख लिया 40। अब मैंने आपको क्या समझाया था, सबसे पहले किस संख्या से भाग देना, ये लिखे हैं नंबर। सबसे पहले 2 से ट्राई करो, तो 2 4 में चला गया, 2 दूनी 4, और ये जीरो ज्यों का त्यों, ऐसा भी कर सकते संख्या में दे दो जीरो ज्यों का त्यों। वैसे भी चेक कर सकते हो, 20 दूनी 40। फिर 2 से करोगे, 2 एकम 2, एक बार चला गया, जीरो ज्यों का त्यों आ गया। फिर 2 से करोगे, 2 पंचे 10, 5 बार में चला गया। फिर 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5। धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिस करोगे आने लगेगा। तो ये 40 के जो गुणनखंड है वो क्या है, ये लिखे हैं साइड में, ये साइड वाले कहलाते गुणनखंड। तो 40 के बराबर क्या है, तो 40 के बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी 3 बार गुणा में 2 है, 2 गुणित 2 गुणित 2, लिखें 2 गुणित 2 गुणित 2, और गुणित में क्या है 5। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो 2 है ये 3 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 3 की पावर, क्योंकि 1 की पावर, एक यहां भी है एक यहां भी है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा नहीं होता, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 1 2 3, तो 2 के ऊपर 2 3 बार आया है, तो 2 के ऊपर 3 की घात, और गुणित कितना 5। ये भी गुणनखंड लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। ये ज्यादा एडवांस और बेटर है, इस चीज को याद रखना, ये ज्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से आप 40 के गुणनखंड निकाल दोगे। अब देखो, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि चलो भाई अब 125 के गुणनखंड निकालो, धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ेंगे। 125 के गुणनखंड निकाल के बताओ, तो तुम क्या करोगे, 100 के बराबर तुम गुणनखंड निकालोगे, तो सबसे पहले यहां साइड में क्या लिखोगे, यहां लिख लेते हैं एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। क्लियर है। अब क्या करोगे, 125 को यहां लिख लिया, जिनके गुणनखंड निकालने उसको यहां लिख लिया, और यहां वो संख्या लिखेंगे जो हमारे यहां से भाग दे। तो सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, तो एक यहां इकाई अंक में क्या है 5, तो 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 से भाग तभी जाएगा जब इकाई अंक 0 हो, या 2 की टेबल में आने वाला कोई अंक हो, जैसे कि 4 होता, 6 होता, यानी कि यहाँ पे या तो 0 हो इकाई अंक में, या कोई सम संख्या हो, जैसे 2 4 6 8, तो 2 से भाग चला जाता। 3 से ट्राई कर लेते हैं, चलो देखो। तो 3 से भाग इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में इकाई अंक 5 है, तो 3 की टेबल में, या ऐसे बोल सकते हैं कि इन तीनों का योग 5 2 7 और 1 8, इनका योग जो है, वैसे विभाज्यता नियम भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनका योग जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता, ऐसे ही बोल सकते। तो फिर क्या करें, इकाई अंक 5 है तो ज्यादातर 5 से ही भाग जाएगा, तो 5 से दे दो। तो 5 से सबसे पहले 2 अंक सिलेक्ट करो और 5 की टेबल पढ़ो कि 12 से ज्यादा ना हो। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 तिया 15, ज्यादा हो जाएगा 12 से, तो 5 दूनी 10। तो यहां 2 आ गया, 2 बार गया 12 में 10, तो यहां से 10 निकल गया, तो 12 में से 10 गया, कितने बचे 2, तो 2 आ गया इस तरफ। तो ऐसे दिमाग में करना पड़ता है कि 5 दूनी 10 हो गए, तो 2 बचे, तो 2 5 के सामने आ गए, यानी 5 यहां लिखा ही है,
अब जो दो बच रहे हैं वो सामने आ जाते हैं, तो कितने हो गए 25। तो क्या हो जाएगा, पचम 25, ये आपने पढ़ा होगा। फिर 5 से चला जाएगा, 5 की टेबल पढ़ेंगे कि 25 आ जाए, तो पचम 25, 5 बार चला गया पचम 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 ही कम 5। आप समझ आया कि नहीं। और जब यहाँ एक आ गया तो समझ लो गुणनखंड निकल चुके हैं, और 125 के गुणनखंड है 5 गुणित 5 गुणित 5। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 के ऊपर 3 की पावर, क्योंकि 5 3 बार है। क्लियर है कि नहीं। तो ये बेसिक गणित के लिए गुणनखंड है। अब इसके साथ साथ कुछ कठिन भी आते हैं, उनको देख लेते हैं। और जो भी आएगा आपके लिए होमवर्क में भी कुछ दे रहा हूं मैं। तो जैसे कि 420 है ना, इसके अलावा 144 है ना, 64, ठीक है, और 72, ये आपको गुणनखंड निकालने हैं बैठ के। ठीक है, 72 के बाद, इसके बाद 96, 404, 38, 25, इनको ट्राई करना है। ठीक है, अब इनको ट्राई करते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी है, सबसे पहले 2 से भाग लगाओगे, जब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से लगाओगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से लगाओगे, और अपने आप बनेंगे। ठीक है, इसमें जो 38 25 है इसको मैं करा देता हूं, यही मुझे 4 अंकों का कठिन सा लग रहा है, तो इसको देख लेते हैं, बाकी आप कर लोगे। तो 38 25, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आपको खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन एक मैं आपको करवा रहा हूं और आपको ध्यान से देखना। सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है। 2 से तभी भाग जाता है जब यहां 0 हो या कोई सम संख्या हो। 3 से ट्राई कर लेते हैं, तो देख लेते हैं 3 से जाता है कि नहीं। 3 एकम 3, एक बार चला गया। इसमें 8 में देखो, अब 3 दूनी 6, बचा 2 हो गए 22, 22 हो गए तो 30 आते 21, बचा 1 हो गया 15, 3 5 15, 12 75 आ गया। ठीक है कि नहीं। तो आपको ऐसा ही तो भाग लगाना है। फिर 3 से फिर दे देंगे क्योंकि इकाई अंक 5 है, ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। तो पहले 12 ले लेते हैं, तो 3 चौके 12, फिर 7 में 3 दूनी 6, तो 7 से 6 निकल गया, एक बचा, 3 5 15, 425 आ गया। ठीक है, अब देखो 3 से फिर दे देते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 3 एकम 3, अब नहीं जाएगा क्योंकि 3 एकम 3 बचेगा, एक 3 चौके 12 हो गया। अब 5 में तो 3 का जाता नहीं है, तो 3 से भाग नहीं जा रहा, तो इकाई अंक 5 है तो 5 से ही दे दो। तो इसमें तो जाएगा नहीं, तो 42 दो अंक ले लेते हैं, तो 5 अट्ठे 40, बचेगा 2 पचम 25, 85 आ गया। अब 5 से फिर दे दो, तो 5 एकम 5, बचेगा 3, 8 में से 5 गया, 3 बचेगा, तो 35 हो गया, तो पौने 7 35, 17 बचा। 17 का 17 में ही जाता है क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17। तो 38 25 के गुणनखंड कितने निकल के आएंगे आपके सामने, ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, अब इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। 38 25 के गुणनखंड कितने आए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 के ऊपर 2 की पावर गुणित 5 के ऊपर 2 की पावर और गुणित 17। क्लियर बात है। तो ये गुणनखंड निकालने का तरीका है, ये सब होमवर्क में है, इनके गुणनखंड आप कमेंट में टाइप कर देना कि सर ये कर लिया। अब फिर इसके बाद अपने प्रश्नावली 1.1 में भी है, तो वहां पे आपको आसान लगे। ठीक है, तो ये गुणनखंड हमने निकाल दिए। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अब हमारे पास है एलसीएम और एचसीएफ। बहुत अच्छा टॉपिक है, यही हमारे क्लास 10th में भी है। देखो एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। सबसे पहले एलसीएम हम निकालना सीखते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम, या इसे हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक।
अब इसका क्या मीनिंग है वो सब समझ में आएगा, बस ध्यान से देखना है कि जो एलसीएम है उसका फुल फॉर्म क्या बताया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। क्या मतलब है इसका, देखो ध्यान से। लघुत्तम समापवर्तक किन्हीं दो संख्याओं का निकल सकता है, किन्हीं दो संख्याओं का निकल सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 12 और 8 ले लेते हैं। चलो 12 और 8 दो संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा, ये सवाल है। तो आप क्या करोगे, लघुत्तम निकालने के लिए आपको क्या करना है, जब भी एलसीएम निकालना है तो 12 के गुणनखंड निकालोगे और 8 के भी गुणनखंड निकालोगे। चलो निकाल देते हैं। तो 12 के गुणनखंड कैसे निकालोगे, पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 इच्छाऊं 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, चला गया भाग। बहुत आसान है गुणनखंड निकालना। गुणनखंड दो बार आया है तो 2 की पावर 2, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं एडवांस लेवल पे, दो बार है तो 2 की पावर 2, और गुणा में कितना आएगा 3। ठीक है। अब जैसे 8 जो है, 8 के गुणनखंड कैसे निकालोगे, 8 के गुणनखंड आप ऐसे निकालोगे, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, तो 2 3 बार आएगा तो यहां पे लिखेंगे 2 के ऊपर 3 की पावर, ये आ गया। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप यहां लिखोगे एलसीएम, एलसीएम किसका एलसीएम, 12 और 8 का, या 8 और 12 भी लिख सकते हो। 12 और 8 का एलसीएम अब आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो एलसीएम का एक विशेष रूल है कि आपको लिखना सबको है, लेकिन उनकी ऊंची घातों को लिखना है। तो आपकी यात्रा, आपके पास यात्रा यहां से करोगे, यहां जाओगे और फिर यहां करोगे, लेकिन लिखना सबको है, सबकी ऊंची घातों को लिखना है, रिपीट किसी को भी नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। देखो कैसे, जैसे हमने अपनी यात्रा यहां से शुरू करी, हमें यहां जाना है और यहां, मतलब सभी गुणनखंड से होते हुए जाना है, बस रिपीट नहीं करना है, और जो भी मिलेगा उसकी ऊंची घात लिखना है। तो यहां पे आपको क्या देखना है, 2 मिनट। तो यहां पे आपको क्या देखना है, जैसे 2 के ऊपर 2 की पावर है, तो आपको ये सोचना है कि ऐसा तो नहीं है कि 2 की और ऊंची पावर हो, तो ये देखो ये 2 की 3 की पावर है, ये 2 की, तो ये वाली आपको प्रेफर करना है। तो इसको ना लिख के इसको लिख लिया, तो ये अपने आप ही लिख गई। और आगे बढ़े तो कौन मिला, 3 मिला, तो 3 लिख लिया। जो मिलता जा रहा है उसको लिखते जाओ। फिर आगे बढ़े, यहां आ गए तो ये तो लिख गया, तो रिपीट नहीं करना है। तो 2 की पावर 2 से अच्छा 2 के ऊपर 3 की पावर लिखी है, तो रिपीट नहीं किया हम। यानी एलसीएम की यही खासियत है कि लिखना सबको है, लेकिन रिपीट नहीं करना है, और जो भी लिखना है उसका बेस्ट वर्जन लिखना है। यानी यहाँ 2 के ऊपर 2 की पावर थी और यहाँ 2 के ऊपर 3 की पावर थी, तो 2 के ऊपर 2 की पावर से अच्छा है हम 2 के ऊपर 3 की पावर लिखें, क्योंकि हमें 2 की ऊंची घातों को लिखना है। तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, इसको लिखा और फिर ये लिख दिया। अगर यहाँ पे और, जैसे यहाँ पे लिखा होता 4, मान के चलो, तो हम 4 भी जोड़ते। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो वो ना जोड़ते, क्योंकि 3 एक बार लिख गया है तो नीचे वाला 3 रिजेक्ट कर देते, यानी ये बोल के कि ये तो रिपीट हो रहा है, तो इसको ना लिखते। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 के ऊपर 3 की पावर गुणे 3, तो 2 के ऊपर 3 की घात को हम लिखते हैं 8, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के ऊपर 3 की घात यानी 2 गुणित 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, और गुणे कितने हैं 3, तो 8 तिया 24, 24 आ जाएगा एलसीएम। क्लियर बात। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि 40 और 76, इसका एलसीएम निकाल के बताओ। उठाओ पेन। सबसे पहले आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर 40 जो है इसके गुणनखंड लिखेंगे, फिर सर जो 76 है इसके गुणनखंड लिखेंगे, फिर दोनों में एलसीएम निकाल देंगे। तो 40 के गुणनखंड निकाल देते हैं, 40 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 दूनी 4, जीरो ज्यों कहते हो,
दो एकम, दो जीरो ज्यों का त्यों, दो पंचे 10, फिर 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5। तो ये आया 2 के ऊपर 3 की पावर, 2 के ऊपर 3 की पावर, और गुणित में कितना है 5, गुणित में कितना आ गया 5। अब हम 76 के गुणनखंड निकाल देते हैं, तो क्या आएगा, 2 से भाग देंगे क्योंकि इकाई अंक सम संख्या है। 2 तिया 6, तो 7 में से 6 गया तो बचेगा 1, हो गए 16, 2 अट्ठे 16, यानी 76 के आधे 38। 2 से फिर देंगे क्योंकि इकाई अंक सम संख्या है, तो 2 एकम 2 बचा 1, 2 इनाम 18। फिर अब 19 का 19 में ही जाता है, 19 एकम 19, तो ये आ गया 2 के ऊपर 2 की पावर और गुणित 19, क्योंकि 19 क्या है, 19 एक अभाज्य संख्या है, मैंने यहाँ पे बताया भी था, देखो ये 19 लिखा है ना, 11 13, यहाँ पे 19 भी जोड़ लेना, 19 में किसी का भाग नहीं जाता, तो 19 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, तो कई बार चीजें कुछ रह जाती हैं तो वो जोड़ दिया मैं। अब देखो एलसीएम निकालना है किसका, 76 और 40 का एलसीएम निकालना है, तो आप हेडिंग क्या डालोगे, एलसीएम किसका, 40 कॉमा 76, एलसीएम ऑफ 40 और 76 बराबर कितना आएगा। तो देखो अब ध्यान से, सबको लिखना है, बस रिपीट नहीं करना है, ये मिटा देता हूं मैं। अब इनमें देखो ध्यान से, यहां से यात्रा शुरू करेंगे, यहां कितने की पावर है, 2 के ऊपर 3 की पावर, यहां से यात्रा शुरू करोगे, यहां जाओगे, फिर सभी गुणनखंड से जाओगे, बस चेक करते जाओगे कि कोई चीज रिपीट ना हो पाए, और सबकी ऊंची घातों को लिखना है। तो 2 के ऊपर 3 की पावर है, चेक किया कि ऐसा तो नहीं कि नीचे 2 के ऊपर 4 की पावर हो या इससे ज्यादा हो, तो नहीं है, तो 2 के ऊपर 3 की पावर बेस्ट है। ये हो गया, आगे बढ़े तो कौन मिला, 5 मिला, नीचे चेक करो 5 की ऊंची पावर तो नहीं है, नहीं है तो 5 ही लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे 5 की 2 की पावर होती तो ये ना लिख के ये लिख देते, लेकिन नहीं है ना, तो इसलिए एक सवाल में मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ नियम आपको क्लियर रहे। तो अपन ने 5 लिख लिया ये। अब नीचे आए, 2 के ऊपर 2 की पावर है तो लिख गई ना, एक ऊंची पावर लिख गई, तो इसको रिजेक्ट करेंगे, फिर कौन बचेगा 19, तो 19 तो अभी लिखा नहीं है, 19, अब 19 की ऊंची पावर तो नहीं है ना, तो 19 लिख दिया। अब इसको अपन हल करेंगे, तो 2 के ऊपर 3 की पावर का मतलब होता है 8, 19 पौने 95, और 95 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 का शून्य हासिल आ गई 4, 8 नाम 72, 73, 74, 75, 76, तो 760 जो है वो क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। अब कई बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये लघुत्तम का रियल लाइफ में अर्थ क्या है, होता क्या है। तो इसका मतलब होता है कि जब हम 40 की दूनिया लिखेंगे और 76 की दूनिया लिखेंगे, समझना ध्यान से, तो वो सबसे पहले कौन सा अंक मिलेगा जो दोनों में कॉमन हो, तो वो 760 होगा। क्या होगा, 760, जो दोनों में कॉमन होगा, और फर्स्ट यानी लीस्ट यानी सबसे पहले, सबसे छोटे से छोटा अंक वही मिलेगा दोनों की दुनिया में जो दोनों में होगा। जैसे छोटे एग्जाम्पल से समझो कि 12 और 8 का एलसीएम कितना आया है, 24। तो अगर मैं 12 की टेबल लिखता हूं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, यहीं तक लिख लिया चलो। अब मैं 8 की दूनिया लिखता हूं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, यहां तक लिख लिया चलो। अब इन दोनों में सबसे पहले आने वाली यानी सबसे छोटी कॉमन संख्या कौन सी है, लीस्ट यानी सबसे छोटी, कॉमन यानी कि दोनों में हो, और मल्टीपल यानी कि दोनों का गुणज यानी दुनिया में। तो देखो यहां पे 24 है जो सबसे पहला मिला है, और यहां पे भी 24 है। 24 एक ऐसी संख्या है जो दोनों की टेबल में आती है और सबसे पहले आती है, समझ गए कि नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि और नहीं आएगी, और भी आ रही, देखो 48 भी आ रही है, 48 ये है नीचे, तो ये है 48 और ये 48, लेकिन ये लीस्ट कॉमन थोड़ी है। हाँ ये एक मल्टीपल है लेकिन लीस्ट नहीं है, लीस्ट मतलब सबसे पहले या सबसे छोटा, तो वो तो 24 है ना। तो एलसीएम का मतलब यही होता है कि दोनों के दुनिया में
जो सबसे पहले आ जाए और जो दोनों में उभयनिष्ठ हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। क्लियर है बात? तो ये एलसीएम का मतलब है और ऐसे एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है? तो इसकी ट्रिक है कि लिखना सभी को है, गुणनखंड में लिखना सभी को, उच्च घातों को बिना रिपीट करे और बिना रिपीट करे, बिना रिपीट करे। क्लियर बात? रिपीट भी नहीं करना, अगर रिपीट कर दिया तो गड़बड़ है। तो ये एलसीएम हो गया। एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं करने के लिए, फिर आप बताना। 40, 96, 48, 8, ये आपको दो हमने करने के लिए दिए, इनका एलसीएम निकालना क्या आता है फिर आप मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं, एचसीएफ और देख लेते हैं। अब ये स्क्रीनशॉट मार दो क्योंकि मैं मिटा रहा हूं इसको। चलिए अब एचसीएफ हेडिंग लगा देते हैं। एचसीएफ कई बच्चों को पता नहीं होगा। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम लिख लीजिए इसको, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। क्या होता है ये महत्तम समापवर्तक? देखो ध्यान से, महत्तम समापवर्तक जो दोनों के गुणनखंड में उभयनिष्ठ हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 12 एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा। एक है 13 और एक है 52। ठीक है, एक 13 और एक 52, एक संख्या ली हमने दो। अब इनका एचसीएफ क्या होगा? का एचसीएफ बताइए। तो क्या करोगे आप? ये क्वेश्चन है आपके सामने कि इनका एचसीएफ बताइए। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझते हुए लिखना है। राइटिंग सब सही आ रही है ना? आपको सबसे पहले 13 के गुणनखंड निकाल लें और आपको 52 के भी गुणनखंड निकाल लें। 13 के गुणनखंड निकालने हैं और 52 के गुणनखंड। चलो भाई, तो 13 के कोई गुणनखंड नहीं होते, 13 को 13 ही लिखेंगे क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। तो ज्यादा से ज्यादा 13 एकम 13 कर दोगे तो एक अभी लिखने का कोई अर्थ नहीं है, तो 13 ही लिख दिए। 52 का क्या हो सकता है? तो 52 के गुणनखंड निकाल देते हैं यहाँ। तो देखो कैसे निकलेंगे। पहले एक आई अंक 2 है तो 2 से दे देते हैं। 2 दूनी 4 बचा 1, हो गए 12, 2 छम 12, और 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो 13 का 13 सही जाएगा, तो 13 एकम 13। तो यहां आएगा 2, 2 बार है ना, 2 के ऊपर 2 की पावर और गुणित 13। आ गया समझ में? 2 के ऊपर 2 की पावर गुणित 13। अब आपको निकालना है क्या? एचसीएफ किसका? 13 और 52 का। तो क्या करोगे आप? दोनों के गुणनखंड में देखो, 13 के गुणनखंड ये लिखे हैं, 52 के गुणनखंड ये लिखे हैं। दोनों के गुणनखंडों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही है? तो आप अगर देखो ध्यान से, अच्छे ध्यान से समझो, तो 13 यहां पे है और 13 यहां पे, ये दोनों में यही उभयनिष्ठ है। तो आपको यही एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ क्या है? दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ है वही एचसीएफ है।
बस एचसीएफ बहुत आसान होता है। समझ में आई बात? जैसे कि एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि 5 और 13, इनका एचसीएफ क्या होगा? तो ध्यान से समझना आप। 5 की गुणनखंड लिखोगे, 5 की गुणनखंड क्या लिखोगे आप? 5 की गुणनखंड। और 13 की गुणनखंड आप क्या लिखोगे? तो देखो ध्यान से, 5 का गुणनखंड 5 ही आएगा, 13 का गुणनखंड 13 ही आएगा, लेकिन इनका एचसीएफ निकालना है अब। तो कई बच्चे कहेंगे सर इसमें तो कुछ उभयनिष्ठ है ही नहीं, 5 और 13 का एचसीएफ क्या आएगा? तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो तब एचसीएफ 1 आएगा। क्या आएगा? 1। क्यों आएगा? क्योंकि इसके गुणा में भी हम 1 लिख सकते हैं और इसके गुणा में भी 1, तो आंसर चेंज नहीं होगा। 5 एकम 5, 13 एकम 13 ही रहेगा। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 1। तो जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 आ जाता है ना, तो वो संख्याएं आपस में अभाज्य या सह अभाज्य होती। क्या होती हैं? सह अभाज्य। ये टर्म याद रखना। जिन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या हो? 1 हो, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्लियर है बात ये? चलिए, तो ये एचसीएफ के बारे में हो गया। एचसीएफ का कुछ होमवर्क दे देता हूं। एचसीएफ आप करके देख लो, एक बार ट्राई कर लो कि कैसे निकलता है। जैसे कि 16 और 42, दूसरा 17, नहीं, 34 और 68, सरल हो जाएगा ये बहुत। तो 5 और 125, एक और दे देता हूं, 96 404। इनका एचसीएफ निकाल के देखना है। जो मैंने मेथड बताया उसी से आपको इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड ही एचसीएफ होता है, जो दोनों में। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने चर और अचर की। ये बहुत काम की चीज है। चर क्या होता है और अचर क्या होता है? चर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इनके मान निश्चित नहीं होते। निश्चित नहीं होते। निश्चित नहीं होते। इनके मान निश्चित नहीं होते। कैसे? जैसे कि उदाहरण, उदाहरण में क्या आएगा? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, और भी अंग्रेजी के अक्षर जितने भी हम गणित में इस्तेमाल करते हैं वो सब चर है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये चर क्यों है, इनके मान निश्चित क्यों नहीं होते? क्योंकि गणित में हम क्या करते हैं, एक्स का मान कभी 1 मान लेते हैं, कभी एक्स बराबर हम 0 मानते हैं, कभी एक्स बराबर हम -2 मान लेते हैं। यानी कि गणित में ऐसा फिक्स नहीं है कि आज से एक्स बराबर 1 ही माना जाएगा। हम अपनी कंडीशन के हिसाब से एक्स की वैल्यू अलग अलग मानते रहते हैं, वाई की वैल्यू अलग अलग मानते रहते हैं, जेड का मान भी हम अलग अलग मानते रहते हैं। इसलिए हम 100% श्योर नहीं है कि इनके मान क्या होंगे। कुछ भी मान सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार से। तो इसलिए ये चर है। चर मतलब चलायमान। चलायमान मतलब जो चलते रहते हैं, यानी जिनके मान बदलते रहते हैं, उन्हें कहते हैं चर। अब ये चर और अच्छे से तब समझ में आएगा जब तुम अचर भी पढ़ लोगे कि अचर क्या कहलाता है। तो अचर की हेडिंग डाल देते हैं, अचर। अचर क्या कहलाते हैं? तो आप लिखोगे कि इनके मान, इनके मान
निश्चित होते। क्या होते हैं? निश्चित होते। निश्चित होते। इनके मान निश्चित होते। कैसे? जैसे कि उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण जैसे 2, 3, 0, 1, 5 और जितनी भी संख्याएं हो सकती, 100, 200, 1000, ये सब गणित में अगर कहीं 2 लिखा है तो उसका मतलब 2 ही होगा। कहीं 3 नहीं हो जाएगा, कहीं 4 नहीं हो जाएगा। 2 का मतलब 2 ही होता है। 2 बॉल का मतलब 2 बॉल ही होगा। 5 बॉल का मतलब 5 बॉल ही होगा। कहीं 5 बॉल का मतलब 6 बॉल नहीं होता। तो गणित में इनके मान, चाहे आप दुनिया की किसी भी गणित को पढ़ रहे हो, अगर उसमें ये 2 ऐसे लिखा है तो उसका मतलब 2 ही होगा। कभी उसका मतलब 5 नहीं हो जाएगा, कभी उसका मतलब 10 नहीं हो जाएगा। यानी अचर क्या होते हैं? ऐसे मान जिन इनके मान निश्चित होते हैं, यानी इनके मान बदलते नहीं, जो है वो है। अगर कहीं गणित में 2 लिखा है कोई सवाल में, तो इसका मतलब वो 2 ही है। वो वही 2 है जो 8वीं की गणित में भी लिखा है, वो वही 2 है जो 7वीं की गणित में भी लिखा है, वही 2 है जो पहली की गिनती में लिखा है। क्लियर बात है? तो ये होते चर। अब जब चर और अचर आपस में मिलते हैं, जब चर और प्लस अचर आपस में संयोग करते हैं या जुड़ते हैं, तो क्या बनता है? तो बनता है व्यंजक। क्या बनता है? व्यंजक। जैसे जैसे इधर से अचर उठा लिया 2, इधर से चर उठा लिया 1, तो हो गया 2x। इधर से x उठा लिया, इधर से 2, तो हो गया 2x। तो ये एक प्रकार का व्यंजक बन गया। और इस व्यंजक में और भी अगर मान लो कुछ और जोड़ दिया, जैसे 3 में 22, ये भी व्यंजक है 3 बाई, या 2 बाई, कुछ भी एक चर और एक अचर के संयोग से या इनके मिलने से व्यंजक बनता है। और अगर इस व्यंजक में जो चर है, ये जो चर है, ये चर है ना x y, ये चर कहलाता है। अगर इसकी घात धन की है और पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब एक पूरा का पूरा अंक होना चाहिए, या तो 1 की घात हो, या 2 की घात हो, या 3 की घात हो, यानी इसे बोलते हैं पूर्णांक हो। और पूर्णांक भी प्लस वाला हो, माइनस वाला नहीं होना चाहिए। अगर प्लस वाला है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। यानी चर और अचर के मिलने से जो व्यंजक बनता है, उसके ऊपर यदि धनात्मक पूर्णांक की घात है तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद। तो हेडिंग डाल दीजिए बहुपद। बहुपद यहां पे हेडिंग डाल देते हैं, बहुपद। तो बहुपद में लिखना है चर और अचर, चर और अचर, ये बहुत काम की डेफिनेशंस हैं, आप लिखते चलिए। चर और अचर के मिलने से जो व्यंजक व्यंजक बनता है, जिसकी जिसमें जिसमें चर की घात चर की घात धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए। इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं। जिसमें चर की घात, अब घात तो लिखना भूली, तो चर की घात क्या होनी चाहिए? चर की घात धनात्मक। चर की घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक। बीच में लिखेंगे और, धनात्मक और क्या होनी चाहिए?
धन की होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए, तो लिखेंगे पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं, उसे उसे कहते हैं बहुपद, उसे बहुपद, फिर लिखेंगे कहते हैं, उसे बहुपद कहते। क्लियर बात है। तो चर की घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक और पूर्णांक। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण उदाहरण ले लेते हैं, चलो। उदाहरण जैसे 2x एक बहुपद है क्योंकि इसमें इसकी घात है। जैसे कि 4x² प्लस 2, ये भी एक बहुपद है क्योंकि इसमें चर की घात 2 की है, 2 क्या है, एक पूर्णांक भी है और इसमें धन की घात है। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता, ध्यान से समझना, कि 4x के ऊपर -2 की घात और +2, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं, क्योंकि इसमें जो अंग्रेजी का अक्षर है यानी जो चर है उसके ऊपर ऋण की घात है, तो ये बहुपद नहीं है। जैसे कि अगर आप लिखोगे 5 या 7x, या y वाला ले लो, अब 7y के ऊपर 3 की घात प्लस 5y, तो ये बहुपद है क्योंकि इसमें दो दो जगह क्या आया है, दो जगह चर आया है, और चर के ऊपर दोनों जगह पूर्णांक की घात है। यहाँ y के ऊपर 3 की घात है, यहाँ y के ऊपर कोई घात नहीं है, तो 1 की मानी जाती है। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता कि 7√y प्लस 2y, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7√y है, तो y के ऊपर अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 की घात, तो y के ऊपर वो कहना चाह रहा है कि y के ऊपर 1/2 की घात है और प्लस 2y है। तो यहाँ चर के ऊपर, यहाँ y क्या है, चर, तो चर के ऊपर क्या हो गया, आधा की घात लग गई, आधा 1/2 यानी आधा, तो ये पूर्णांक थोड़ी है। तो आप कहोगे सर यहाँ तो 1 की घात है, यहाँ तो पूर्णांक है, तो इससे मतलब नहीं, अगर एक जगह भी डिफॉल्ट हो गया तो वो बहुपद नहीं है। तो यहां देखो आप, एक जगह डिफॉल्ट हो गया कि नहीं, तो ये बहुपद नहीं है। यानी अंडर रूट लगा है अगर चर के ऊपर तो वो बहुपद नहीं है। एक केस और होता है, जैसे ऐसा लिखा हो कि 2 भाई या 2/भाई प्लस 3, ऐसे लिखा हो, क्या ये बहुपद है? तो आंसर है नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप कहोगे सर बहुपद तो है क्योंकि चर के ऊपर 1 की घात है पूर्णांक की। लेकिन जब ये ऊपर आएगा, क्योंकि एक लाइन में लाना पड़ता है, तो 2 और 1 की घात जब ऊपर जाएगी, बटे से हट के ऊपर जाएगी, तो -1 हो जाएगा ये, और प्लस कितना होगा, 3। तो बाई के ऊपर अब ऋण 1 की घात आ गई, जो कि बहुपद नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक नहीं चाहिए, क्या चाहिए, धनात्मक और पूर्णांक, तभी वो बहुपद माना जाएगा। तो बहुपद की कुछ कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे बहुपद और समीकरण, बहुपद और समीकरण, देख लेते हैं बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। देख लीजिए, जो बहुपद होता है वो इस तरीके से रहता है, 2x+y या 3x² + 4, ये बहुपद है। कई बहुत सारे एग्जाम्पल है, 7x² + 3x + 2, ये बहुपद है। लेकिन अगर इसी में बराबर का चिन्ह आ जाए, जैसे 2x+y = 0 आ गया, या 3x² = -4 आ गया, या 6x² + 5x + 2
बराबर 3 आ गया। इस तरीके से अगर कुछ लिखा है या बराबर 0 है, कुछ भी बराबर का चिन्ह आ गया, तो ये बहुपद ना बोल के इसे क्या बोलने लगते हैं, इसे समीकरण बोलने लगते हैं। तो ये अंतर है बहुपद और समीकरण में। समीकरण बिना बराबर के होता है, यानी समीकरण में बराबर होता है, बहुपद बिना बराबर के होता है। ये उल्टा बोल दिया था मैंने। ये बहुपद कैसा है, जिसमें बराबर ना लगा हो, जिसमें बराबर लगा है वो समीकरण बन जाता है एक ही चीज। बस समीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो का बराबर का चिन्ह लेके घूम रहा है, तो इसलिए वो समीकरण है तो वो बहुपद ही, लेकिन वो बराबर का चिन्ह लेके घूम रहा है तो वो समीकरण कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समीकरण। अब बहुपद के टाइप्स क्या क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के कितने प्रकार हैं, तो सबसे पहले तो पदों के आधार पर देख लेते हैं। पदों के आधार, पदों के आधार पे बहुपद कितने टाइप का होता है। पदों के आधार पे होता है एक पदीय, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एक पदीय होता है, एक होता है द्विपदीय, फिर एक होता है त्रिपदीय, और भी हो सकता है चतुर्थ पदीय, बट वो सिलेबस में नहीं है। त्रिपदीय क्या है, ये एक पदीय द्विपदीय, देखो इसमें पद होता है, जैसे एक पदीय जैसे 2x लिख दिया तो एक पद में है। द्विपदीय मतलब 2x प्लस 4 या y लिख गया, कुछ भी लिख गया। यहाँ पे त्रिपदीय जैसे 2x प्लस y प्लस 5 लिख गया। तो आप इसमें इतना बस अंदाज लगाओ कि जो प्लस माइनस का चिन्ह होता है वो पद डिसाइड करता है। जैसे बीच में प्लस आ गया ये, तो एक पद इधर हो जाएगा और एक पद इधर हो जाएगा। जैसे बीच में ये प्लस है तो एक पद ये है, एक पद ये, फिर बीच में एक प्लस है तो ये और ये पद है। तो टोटल कितने पद है, एक, दो, बहुत आसान है ना। इस तरीके से इसमें केवल एक ही पद है, तो ये है बस। अब अगर हम देखें तो घातों के आधार पे देखें कितने प्रकार का है। घातों के आधार पर, तो ये भी देख लीजिए घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर देखो, जैसे अगर मान लो एक की घात लगी है तो रेखिक बहुपद, रेखिक या रेखीय, उसको बोलते हैं रेखीय बहुपद। अगर दो की घात लगी है तो उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद। अगर तीन की घात लगी तो उसको बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। चल रहा है ना, ओके। जैसे अगर देखो उदाहरण देख लो, रेखीय बहुपद में जैसे लिखा है 2x, तो इसके x के ऊपर एक की घात है, या फिर 2y, y के ऊपर एक की घात है, या फिर 2z, तो z के ऊपर एक की पावर है। लेकिन द्विघातीय में क्या होगा कि दो की पावर आ जाएगी, जैसे 2x वर्ग प्लस 3, या 2x वर्ग, या फिर ऐसे बोल सकते हैं x वर्ग प्लस 9x+20, ऐसे बोल सकते हैं। त्रिघातीय में क्या होता है, 3 की पावर होती है, जैसे कि x के ऊपर 3 की घात 2x³ प्लस 6x² प्लस 4x+20, ये देख लो। तो त्रिघातीय में क्या होता है कि 3 की घात होती है, द्विघातीय में क्या होता है 2 की घात होती है, रेखीय में केवल एक की घात, जैसे x के ऊपर एक की घात है, y के ऊपर एक की घात है, z के ऊपर एक की घात, ये रहता है। त्रिघातीय में 3 की पावर, 2 की पावर, एक की पावर। तो जो उच्चतम घात है वो तो 3 की है ना, तो इसे बहुपद की घात भी कहते हैं। जैसे इसमें पूछा जाए कि इस बहुपद की घात क्या है, तो जो उच्चतम घात है उसे बहुपद की घात कहते हैं। तो अगला टॉपिक, बहुपद की घात। बहुपद की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होता है, देखो कोई भी बहुपद आपको दिया है, पूछा जाए कि बताओ इसमें बहुपद की घात क्या है, जैसे 2x 3 की पावर प्लस 6x² प्लस 3x+2। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बहुपद की घात बताओ क्या है, तो इसमें सबसे ऊंची घात कितने की है, 3 की, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी 3।
क्लियर है बात? ऐसा ही बिल्कुल आसान है बहुपद की घात बताना, कि देख लेना कि सबसे ऊंची कितने की घात लगी है, वही बहुपद की घात हो जाएगी। अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं, क्या है? बहुपदों का गुणा। बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास एक बहुपद है x+3 और दूसरा बहुपद है x+2। बहुत ही सिंपल सा लिया है पहले। अब हमें बहुपदों का क्या करना है? गुणा करना है। कैसे करोगे? देखो, बिल्कुल वैसे ही होता है। इसके नियम देख लो क्या क्या है। नियम: गुणा करते समय बहुपदों की घातें आपस में जुड़ती हैं। जैसे कि अगर हम x का गुणा x में करेंगे, x का गुणा किस में करना है? x में, तो क्या आएगा? x वर्ग आएगा। जैसे हम y का गुणा अगर y में करेंगे तो क्या आएगा? y वर्ग आएगा। z का गुणा z में करेंगे तो z वर्ग आएगा। लेकिन अगर हम x वर्ग का गुणा x में करेंगे तो देखो, 2 की घात ये है और 1 की घात ये है, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी और x के ऊपर आ जाएगी 3 की पावर। क्लियर है बात? जैसे अगर हमने इस तरीके से किया, जैसे x के ऊपर 4 की पावर है और गुणित हमने x के ऊपर 2 की पावर का गुणा कर दिया, तो ये 4 दूनी 8 मत कर देना, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 4 और 2 जुड़ दो 6, तो x के ऊपर 6 की पावर आ जाएगी। अगर हमने इस तरीके से गुणा किया बहुपद का, जैसे 2x गुणित 3x, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आपको नॉर्मल गुणा करना है, संख्या का गुणा संख्या में। 3 दूनी 6 आ गया। पहले संख्या का गुणा संख्या में कर दो, फिर x का गुणा x में कर दो, जैसा पहले करते थे। तो x का गुणा x में किया तो x वर्ग आ गया। यहां पे जैसे अगर ऐसे लिखा है कि 7y प्लस, सॉरी, गुणा 7y गुणा 2y, इसका क्या आएगा आंसर? क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल, 7 दूनी 14, संख्या का गुणा संख्या में, 7 दूनी 14 और बाई का बाई में करोगे तो क्या आ जाएगा? बाई स्क्वायर। ये बेसिक। अब जैसे मान लो अगर यहां पे 2 की घात होती, तो 2 की घात और 1 की घात कितने की हो जाती? 3 की हो जाती, बस। ये चीज है। अब इसी को जैसे गुणा करना है, तो एक कोष्टक में x+3 है, एक कोष्टक में x+2 है, तो कैसे करोगे? बहुत आसान है। पहले कोष्टक में जो x है, इसका गुणा भी इन दोनों में होगा, होगा कि नहीं? और इस 3 का भी गुणा इन दोनों में होगा। तो x का गुणा इन दोनों में होना है, तो पहले हम लिखेंगे हल। फिर क्या लिखेंगे कि पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा होना है इन दोनों में, तो इस कोष्टक को इसके पास लिख दिया कि x का गुणा होना है इसमें, लिख दिया। फिर +3 का गुणा भी इस कोष्टक में होना है, तो +3 लिख के इस कोष्टक को लिख दिया x+2। क्लियर बात है कि? हर एक छोटी बात मैं आपको बताते चल रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझें कि क्या होता है गणित में। पहले कोष्टक की पहली संख्या लिख के ये पूरा कोष्टक लिख दिया, फिर उसी कोष्टक की बची संख्या लिख के फिर से ये कोष्टक लिख दिया। इसका मीनिंग ये है कि x का गुणा भी x+2 में होना है और +3 का गुणा भी x+2 में होना है। ऐसे जमा के लिख दिया। अब गुणा कर दो, x का गुणा x में करोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। x का गुणा 2 में करोगे तो देखो, संख्या का गुणा x में होता नहीं है, तो क्या होगा? चिपका के लिख दो, पहले 2 को लिख दो, संख्या को पहले संख्या को लिख दो, फिर x को लिख दो। इसी तरीके से 3 का गुणा x में होगा तो 3x आएगा, और प्लस संख्या का गुणा संख्या में, तो 3 दूनी 6। x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा 2 में 2x, फिर 3 का गुणा x में तो 3x, और 3 का गुणा 2 में तो 6। अब यहां पे क्या करोगे? इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे कि x वर्ग और तो नहीं है 2 की घात वाला। अगर 2 की घात वाला और मौजूद है तो वो उन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन है नहीं, तो x वर्ग हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब देखो, x वाला एक ये है और x वाला एक ये है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है। अब दोनों को जोड़ना है। पहले क्या हो रहा था? गुणा, कि 3x गुणित 2x, ये गुणा हो रहा था, तो 3 दूनी 6 और x का x स्क्वायर, एक की घात एक की घात गुणा में जुड़ गई 2 की घात। लेकिन अभी क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ना है तो क्या करोगे? 3x में प्लस कर दोगे 2x, क्या आएगा? तो 3 और 2 5x। इसमें घातें नहीं जुड़ती। आपके पास 3x थे,
2x और दे दिए तो टोटल 5x हो गए। इसे बोलते हैं जोड़ना। तो जोड़ने में 1 की पावर और 1 की पावर 2 की नहीं हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा। जोड़ने में पावर नहीं जुड़ती। तो 3x और 2x कितने हो गए, 5x हो गए, और प्लस कितना हो गया, 6। क्लियर बात है कि नहीं? यही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये इनके बहुपदों के गुणा के नियम है। और आप देखोगे जैसे कोई भी एक सवाल है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 2x प्लस 6 और इसमें गुणा करना है 3x का। कैसे करोगे? बहुत आसान है। 3x का गुणा करोगे तो पहले आप इसको छोटी संख्या को इस तरफ लिख लो, चलो सरल बनाने के लिए, और 2x प्लस 6 इस तरफ लिख लिया। आप गुणा करो तो क्या करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे पहले। तो संख्या का संख्या में 3 दूनी 6, x का x में तो x स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस। अब इसका इसमें करोगे तो संख्या का संख्या में 6 तिया 18 और x ज्यों का त्यों। ये आंसर आ गया। क्लियर बात है कि नहीं? ऐसे गुणा होता है। तो बहुपदों का गुणा अब और भी बड़े बड़े, आप किसी भी नियम से चलिए, नियम यही लगेगा। कितना भी बड़ा एग्जाम्पल हम ले लें, नियम यही लगेगा। बहुपद और शून्यक क्या होते हैं? बहुपद तो आपको पता चल ही गया है, अब शून्यक और देख लेते हैं। जैसे एक आपके पास बहुपद है x प्लस 2, ये बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है क्योंकि इसमें एक चर है और एक अचर है। ये बहुपद है। अगर मैंने आपसे कहा कि इसका शून्यक क्या होगा, शून्यक मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा मान इसमें रख दें कि ये पूरा 0 हो जाए, तो आप बोलोगे कि सर इसमें x की जगह पे -2 रख दो और +2 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि -2 क्या है, -2 इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि ये -2 इसको क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल है, 22 + 4 = 0। अब इसका 22 + 4 एक बहुपद है। अब इसका शून्यक क्या होगा, तो शून्यक का मतलब होता है जो उस बहुपद को 0 कर दे, ऐसा कोई मान। तो अगर यहाँ पे +4 है तो यहाँ पे भी अगर हम -4 कर दें 22 की जगह पे, तो 4 + 4 कट के 0 हो जाएगा, यानी 22 + 4 का शून्यक है -4। तो ये तो देखने से ही पता चल जाता है, लेकिन निकालते कैसे हैं वो भी बता रहा हूं। किसी भी बहुपद का, जैसे मान लो इसी का अपन को शून्यक निकालना था, तो कैसे निकाल सकते हो, जिस भी बहुपद का शून्यक निकालना है उसके बराबर 0 कर दो, खेल खत्म। 0 करोगे तो ये प्लस का 2 इस तरफ आ जाएगा, तो x प्लस का 2 इस तरफ आया तो माइनस का 2 हो गया। यही इसका शून्यक, देखो आ गया -2। मैंने भी -2 ही बताया था। ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये निकालना बहुत आसान है क्योंकि ये बहुपद रेखीय बहुपद है। रेखीय मतलब एक की घात वाला बहुपद है, तो इसको निकालना तो बहुत आसान है। लेकिन अगर मान लो द्विघात होगा, जैसे x² प्लस 9x प्लस 20, इसके शून्यक कैसे निकालो? तो इसके शून्यक निकालने का एक तरीका होता है, हालांकि ये भी सरल है, और भी कठिन कठिन आते हैं 9th में, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूं। तो इसके शून्यक कैसे निकालोगे? इसके शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे आखिरी वाली जो संख्या है ना, इसका गुणा आपको x² के गुणांक में करना है। x² का गुणांक क्या है, यहां कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 20 एकम 20 ही आएगा। अब 20 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणा 20 होता हो लेकिन जोड़ना 9 आता हो। उन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो 9 आ जाए, लेकिन अगर उनका गुणा करें तो 20 आ जाए। तो अपन ने कहा 20 के गुणनखंड तो पंचों के 20, पंचों के 20, 5 और 4 का गुणा करते हैं तो 20, तो गुणा में तो 20 ही आना चाहिए, लेकिन अगर इनको जोड़ दें तो 9 भी आ रहा है। देखो, तो यानी कि हम 9x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5x और 4x लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां पे हमने लिखा x², ये पहला पद ज्यों का त्यों रहेगा, आखिरी पद ज्यों का त्यों रहेगा, 9x टूट जाएगा 5x और 4x में, तो 5x प्लस 4x दोनों ही प्लस के रहेंगे क्योंकि पूरा बहुपद प्लस में है। तो ये बहुत आसान सा उदाहरण है, ये कर लिया और प्लस में कर लिया 20। अब यहाँ पे टोटल 4 पद हो गए, तो 2 पद अलग ले लिए, 2 पद अलग ले लिए। अब 2 पद से अलग कॉमन निकालो, यहाँ x है कॉमन, मतलब ऐसी संख्या, ऐसा पद बाहर निकालो जो दोनों में हो, ऐसी संख्या बाहर निकालो। यहाँ x है, यहाँ भी x के ऊपर 2 की पावर है तो x तो है। यहाँ 5, इन दो पदों की बात हो रही है केवल, इन दो पदों की।
यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है ना, तो केवल x बाहर आएगा। तो क्या बचेगा, x+5। यहाँ देखो, यहाँ x है, यहाँ नहीं है x, लेकिन यहाँ 4 है और 4 की टेबल में 20 आता है, तो 4 प्लस का 4 बाहर आ जाएगा कॉमन। दोनों से 4 बाहर निकाला तो दोनों के पास क्या बचा, यहाँ x बचेगा क्योंकि 4 तो इसका निकल गया। यहाँ 4 की दुनिया पढ़ दो तब तक 20 ना आए, तो 4 पंचे 20, 5 बार चला गया। ये दोनों कोष्टक एक से आ गए, समझ लो आंसर आ गया। तो इन दोनों को एक जगह लिख दो, यानी दोनों में से कॉमन ले लो। अब बचेगा क्या, x+4। तो ये आपके दो गुणनखंड हो जाएंगे इसके, और गुणनखंड से ही शून्यक आ जाएंगे। इसके बराबर 0 ले लो और इसके बराबर 0 ले लो, यानी कि x+5 बराबर 0 या x+4 बराबर 0। प्लस का 5 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 4 इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा। यानी इस बहुपद में यदि -5 रख दो तो भी ये 0 हो जाएगा, इस बहुपद में -4 रख दो तो भी ये 0 हो जाएगा। द्विघात बहुपद के दो शून्यक, रेखीय बहुपद का एक शून्यक होता है। रेखीय जितने की घात उतने शून्यक, यहाँ 2 की पावर है, यानी ये द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। क्लियर बात है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आपको एक ओवरऑल थोड़ा सा तो अंदाजा रहे कि हाँ यार प्रश्नावली शुरू करनी है तो उसके पहले हमें क्या क्या पता होना जरूरी है। इसके साथ साथ एक्स वाई ग्राफ के बारे में थोड़ा सा समझ लो, बाकी अब अपन करीब है, बस बाकी सब बन जाएगा। एक्स वाई ग्राफ देख लो, ये कहलाता है एक्स वाई ग्राफ। ये एक्स अक्ष कहलाती है, ये वाई अक्ष कहलाती है, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां मिलते हैं इसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु यानी ओ मतलब ओरिजिन या मूल बिंदु। तो ओ क्या है, ओ है अपना मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक अगर कोई पूछे तो वो होते हैं 0 0, निर्देशांक 0 0, यानी इसका एक्स वाला पक्ष भी 0 है और वाई वाला पक्ष भी 0। अभी समझ में आएगा क्या है। अब इसके साथ साथ एक्स वाई तल में ये पूरा जो एक्स वाई तल है ये कितने एरिया को कवर कर रहा है, तो आप देखोगे ये इतने एरिया को कवर कर रहा है पूरा, ये पूरा एरिया, ऐसे समझो। तो ये जो पूरा एरिया है जिसके अंदर ये ब्लैक है पूरा, इसको बोलते हैं कार्तीय तल। इसको क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। ठीक है, कार्तीय तल इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश है। ये पहला, ये पहला हिस्सा है, ये वाला, इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। चतुर्थांश भी लिख देता हूं चलो। प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। समझ आई बात। इस ग्राफ पे नंबर लिखे होते हैं 0 के बाद, यहां प्लस में जैसे 1 2 3 4 5, यहां माइनस में होंगे। तो एक्स अक्ष का ये धनात्मक हिस्सा होता है इस तरफ राइट तरफ, लेफ्ट तरफ होता है ऋणात्मक, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये माइनस वाला भाग होता है। इसी तरीके से वाई अक्ष में ऊपर प्लस में होता है 1 2 3 4 5, यहां माइनस में होता है -1 -2 -3 -4 -5, ये होता है। अब यहाँ पे जैसे कोई भी बिंदु है, जैसे मान लो मैं चतुर्थांश की बात करूं, अगर इसको जैसे हटा दे थोड़ी देर, तो यहाँ पे अगर कोई बिंदु है, जैसे मान लो कि यहाँ कोई बिंदु है, ये इस बिंदु के निर्देशांक अगर मैं आपसे पूछूं क्या होंगे, तो आप क्या करोगे, इसको एक्स अक्ष से मिला दोगे और इसको वाई अक्ष से मिला दोगे।
तो देखोगे कि एक्स अक्ष में ये किस से मिला है, 3 से मिला है, तो इसका पहले एक्स अक्ष वाला ही लिखना होता है, तो 3। फिर इस बिंदु को यहाँ बाई से मिला है, तो बाई से ये 4 से मिला, तो 4। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 3 और 4। क्लियर बात है। जैसे अगर मैंने कहा चलो इस बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो क्या करोगे, इस बिंदु को पहले एक्स अक्ष से मिलाओगे, ये देखो ये है एक्स अक्ष, इसको एक्स अक्ष से मिलाओगे ये। अब इसको वाई अक्ष से मिलाओगे। अब पहले एक्स अक्ष वाला लिखोगे -5। पहले हमेशा नियम है निर्देशांक लिखने का कि पहले लिखोगे एक्स अक्ष वाला फिर लिखोगे वाई अक्ष वाला। तो लिखा -5, अब वाई वाला लिख दो 2। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए -5 और 2। तो जो पहला बिंदु निर्देशांक में जो पहला बिंदु होता है इसे बोलते हैं भुज। इसे क्या बोलते हैं, भुज। और जो दूसरा होता है इसे बोलते हैं कोटि। इसे क्या बोलते हैं, कोटि। अब अगर इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दें तो एक लाइन बनेगी जिसे बोलते हैं आलेख। अगर हम मान लो इन दोनों बिंदुओं को मिला दें इस तरीके से, इन्हें इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आलेख। तो ये भी आएगा आलेख कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है सब कुछ। तो अभी तो आपको इतना ध्यान रखना, ये भुज। प्रथम चतुर्थांश में दोनों निर्देशांकों की बात करें तो दोनों के चिन्ह प्लस प्लस होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में भुज माइनस का होगा लेकिन कोटि प्लस की होगी। तृतीय चतुर्थांश में भुज भी माइनस का और कोटि भी माइनस की होगी। चतुर्थ चतुर्थांश में भुज तो प्लस का होगा लेकिन कोटि माइनस की होगी, ये ध्यान रखना। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, भुज भी प्लस का और कोटि भी प्लस की, तो दोनों प्लस प्लस के होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है कि भुज माइनस हो जाता है लेकिन कोटि प्लस की भी अभी भी प्लस की ही बनी रहती है। यहां देखोगे तो ये माइनस वाली लाइन, ये भी माइनस वाली लाइन है, तो दोनों माइनस के बीच में दोनों ही माइनस माइनस मिलेंगे। यानी तृतीय चतुर्थांश में भुज भी माइनस का और कोटि भी माइनस की रहेगी। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, भुज तो प्लस का होता है लेकिन कोटि माइनस की हो जाती है। ठीक है, तो ये निर्देशांक एक्स वाई ग्राफ का थोड़ा सा इंट्रो मैंने आपको दिया। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या चीजें हैं और क्या है। अब जैसे मान लो कि इसके अंदर अगर मैं आपको और सिखाऊं थोड़ा सा, तो जैसे मान लो कि x प्लस वाई बराबर 0 एक समीकरण आपको दिया गया है। तो अगर हम इसमें x का मान 0 रखें तो y का मान 0 आ जाएगा, x का मान 1 रखें तो y का मान, तो ये तो सिंपल है। चलो इसको हम वही सवालों में बता देंगे, बेसिक है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। ज्यामिति के मुख्य बिंदु, ज्यामिति के मुख्य बिंदु में और त्रिकोणमिति के मुख्य बिंदु में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ इतना बताने वाला हूँ ज्यामिति के अंदर कि सबसे पहले तो ये वृत्त होता है। वृत्त के बारे में समझ लो, वृत्त क्या होता है। ये वृत्त है, वृत्त की ये जो येलो लाइन दिख रही है इसे बोलते हैं परिधि। ये पूरी की पूरी क्या कहलाती, परिधि। वृत्त का एक होता है केंद्र, इसे वृत्त का केंद्र बोलते हैं। और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है इसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसे बोलते हैं त्रिज्या, इसे बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, अच्छा। अगर इस तरफ भी अगर अपन एक लाइन और खींचते हैं तो ये पूरी बड़ी लाइन होती है ना, ये केंद्र से होकर जाती है, जो दोनों ओर परिधियों को टच करती है, इसे बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, इसे व्यास। पूरी बड़ी लाइन को बोलते हैं व्यास, ये बड़ी लाइन। और व्यास का आधा कर दिया जाए तो ये होती है त्रिज्या। व्यास को आधा कर दिया जाए तो ये क्या होती है, त्रिज्या r। क्लियर है बात। तो ये व्यास और त्रिज्या में फर्क होता है। और बाकी ये अंदर का जो एरिया होता है इसे बोलते हैं क्षेत्रफल। अंदर का एरिया जो होता है इसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, आर जहां पे त्रिज्या है। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ये परिधि निकालने का सूत्र है, ये क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो वृत्त से संबंधित कुछ बेसिक नियम है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। जैसे वृत्त के अगर हम देखें तो वृत्त जो होता है, वृत्त के
दो परिधियों को मिलाने वाली लाइन जो होती है, वृत्त की किन्हीं भी परिधियों के दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो जीवा कहते हैं। 9th क्लास में है तो ये थोड़ा सा बता दिया, जीवा कहते हैं। तो यहां भी जीवा होगी, ये भी क्या है? जीवा। अगर मान लो यहां से यहां मिला दे तो ये भी जीवा है। परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दो। और एक बात और याद रखना कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहां से खींची जा सकती है? यहां से, जो कि केंद्र से होकर जाती है। तो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाती है। तो व्यास क्या है? व्यास क्या है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसे व्यास कहते हैं। वृत्त से रिलेटेड एक चीज और ध्यान रखो कि अर्धवृत्त क्या कहलाता है? अगर मैं यहां से एक व्यास खींच दूं तो ये जो व्यास है, तो ये ऊपर का हिस्सा जो बचता है इसे कहते हैं अर्धवृत्त, आधा वृत्त। इसे क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। ये कहलाता है अर्धवृत्त। सब चीज नोट करते जाना, एक एक पॉइंट। अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त पर अगर हम यहां से एक लाइन खींचे, यहां मिला दें और यहां से एक लाइन खींचे, तो अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। चाहे इधर बना लो, चाहे इधर बना लो, ये भी 90 डिग्री का होगा। चाहे कहीं भी बना लो 90 डिग्री का होगा। तो ये ज्यामिति के जो बेसिक चीजें वो आपको पता होनी चाहिए। और सुन लो ध्यान से, जो वृत्त होता है, अगर हमने यहां पे जीवा खींच दी, ये देखो, और ये आपका केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से अगर हम जीवा पे एक लंब डाल दें, ये देखो जीवा पे अगर हम एक लंब डाल दें इस तरीके से, तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। जैसे अगर मान लो जीवा अपनी ए बी थी और लंब में डाला यहाँ एम, और ये केंद्र है ओ, तो जीवा ए बी दो भागों में बट जाएगी। अगर ए बी 10 सेंटीमीटर की थी तो ये भी 5 की बचेगी और ये भी 5, 5 5 में बट जाएगी। यानी जीवा को समद्विभाजित करती है कौन? त्रिज्या। या वृत्त के केंद्र से जीवा पे जो लंब डाला जाता है वो समद्विभाजित करता है जीवा को। तो ये एक रूल है जो याद रखना। अगर हम ऐसे मिला दें तो ये यहाँ पे समकोण बनता है और ये एक त्रिभुज बन जाता है जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। दोनों तरफ बन सकता है, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। तो ये बेसिक जानकारी है जो आपको अभी ध्यान होनी चाहिए। अब देखो, वैसे तो बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं, लेकिन मुझे पता है कि अभी ये बेसिक वीडियो है, लेकिन ज्यामिति का ही अकेला 1-1.5 घंटे का वीडियो बन सकता है। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो। ज्यामिति के अंतर्गत अब त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वृत्त के बारे में बहुत जान लिया, चलो। तो ये त्रिभुज है अपना। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो बेसिकली त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण। एक ये, एक ये और एक ये। त्रिभुज के अगर हम इसे ए बी सी नाम दे दें, ए बी सी, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और त्रिभुज क्या है? 3 भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो तीनों कोणों को अगर हम इस तरीके से जोड़ दें कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, अगर तीनों को हम जोड़ दें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर आपको ये वाला कोण पता है 40 है और ये वाला पता है 60 है, तो ये वाला अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा। कैसे? तीनों को जोड़ दो, 60 प्लस 40 प्लस x, तो पता है कि 180 तो होना ही है तीनों का योग। तो 60 और 40 कितने हो गए? 100। तो 100 प्लस x बराबर 180। तो 100 का पक्षांतर कर लो इस तरफ, तो प्लस का 100 इस तरफ आएगा, तो माइनस का, तो 180 माइनस 100। तो 180 में से 100 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 80। यानी जो नहीं पता था वो पता चल गया, 80 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये त्रिभुज के बारे में आपको पता है। त्रिभुज भी 3 टाइप का होता है वैसे तो। एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु। तो समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु,
समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। एक होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु में क्या होता है, केवल दो भुजाएं बराबर होंगी और तीसरी अलग होगी, तो उसे बोलते हैं समद्विबाहु। विषमबाहु में क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक चीज और याद रखना कि जो सीधी रेखा होती है ना, तो सीधी रेखा के बारे में भी एक नियम पढ़ लो कि सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 अंश का बनता है, 180। अगर सीधी रेखा के बीच में एक लाइन है तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। अगर ये x है और ये y है, ये वाला कोण x है और ये वाला कोण y है, तो x प्लस y कितना होगा, 180 अंश होगा। याद रखना, ये काम में आएगा। अगर इस तरीके की क्रॉस लाइन बनी है तो इस तरफ वाला कोण और इस तरफ वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी x और y दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इनका नाम लिख देता हूं मैं, इनको क्या बोलते हैं, शीर्षा, शीर्षा अभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। अगर दो समांतर लाइन है और एक तिरछी लाइन है तो यहां जो कोण बनेगा वही कोण यहां बनेगा, इसे बोलते हैं संगत कोण। ये भी याद रखना, ये 9th क्लास में है, इसे बोलते हैं संगत कोण। यानी यहाँ x है और यहाँ y है, तो x बराबर y होगा, क्योंकि ये रेखाएं आपस में समांतर है, और इन्हें बोलते हैं संगत कोण, संगत। ये कुछ बेसिक बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी ही चाहिए 10वीं क्लास की गणित शुरू करने से पहले। तो संगत कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। एक होता है एकांतर कोण। अगर मान लो दो समांतर लाइन है और एक तिरछी लाइन खिंची हुई है इस तरीके से, तो अभी मैंने बताया कि ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाते हैं। लेकिन अगर आप यहां और यहां देखें तो ये कहलाते हैं, अगर ये x है और ये y है तो ये भी बराबर होते हैं। इन्हें बोलते हैं जेड आकृति के कोण, जिन्हें बोलते हैं एकांतर कोण। ये जेड बना है ना, तो जेड में एक इधर का कोण इधर के कोण के बराबर होता है, यानी x बराबर होगा y। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। तो ये बेसिक की चीजें हैं। अब थोड़ा सा लास्ट पॉइंट पे पढ़ लेते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ मुख्य बिंदु। त्रिकोणमिति पूरी समकोण त्रिभुज पर रिलेटेड है, तो एक समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, तीन भुजाएं होती हैं इस त्रिभुज में, जैसे कि सभी त्रिभुज में होती हैं। तो ए बी सी, एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा सी ए। समकोण के सामने ये जो भुजा दिख रही है ना, ये वाली, इसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। और अगर यहाँ पे थीटा बना हुआ है तो थीटा के सामने की भुजा ये जो है, इसे हम कहते हैं लंब। ये जो भुजा है ना, इसे कहते हैं लंब, इसे कहते हैं लंब। और ये जो बची हुई भुजा है ना, इसे कहते हैं आधार। ये जो बची हुई भुजा है इसे कहते हैं आधार। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात चलते हैं। सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय चलता है कि कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय, ये याद कर लेना, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या चलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है जो आपको याद होना चाहिए। एक चीज और है, इसके कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा। हालांकि मैं इनको इनकी डिटेल में बताऊंगा जब इनका वीडियो लेक्चर आएगा, इंट्रो। अभी तो ऊपर ऊपर से, चूंकि बेसिक कुछ चीजें आपको ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो बेसिक बता रहा हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, 2 मिनट रुकना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ये पता होना चाहिए, साइन कॉस टेन। इसके अलावा और भी होते हैं, कोसेक, सेक, कॉट, लेकिन अभी इतना याद रखो, साइन कॉस टेन। साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार। इसकी एक ट्रिक भी है, लाल बटे कक्का, जो कि मैं आपको त्रिकोणमिति में अच्छे से सिखाऊंगा। लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण साइन हो गया, ये आधार बटे कर्ण कॉस हो गया, लंब बटे आधार ये टेन हो गया। तो ये ट्रिक है,
इसके आधार पे आप करे हुए त्रिकोणमिति। ठीक है, तो ये बेसिक रूल थे। तो आई होप मैंने कुछ कुछ तो आपको बताया हुआ है, और अगर आपको कुछ भी और लगता है जो नहीं बता पाया तो कमेंट बता देना। हालांकि मैं कितना भी कम से कम बताने का प्रयास करूं, लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो लंबा हो ही गया है। इतना बेसिक बेसिक ही बताया है तो भी वीडियो इतना लंबा हो गया, तो मुझे लगता है कि इतना बहुत है। और क्योंकि हर टॉपिक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसको इतना छोटे में सम अप नहीं किया जा सकता। जहां तक इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि छोटे में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ एक आइडिया जरूर लगता है कि हमारे पास ये टॉपिक हैं जिनकी ये बेसिक बेसिक बातें हैं। मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ आ जाए, लेकिन इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है कि आपको पूरा निचोड़ एकदम एक वीडियो में रख दिया जाए। बहुत कम ऐसी चीजें हो पाती हैं अगर अच्छे से पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी जब ये वीडियो एंड कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि उतना नहीं दे पाया जितना सोच रहा था, लेकिन फिर भी बेसिक मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अब हम कक्षा 10वीं की गणित स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से मन लगा के करेंगे, प्रश्नावली 1.1 से। तो अब वहां पे तो मैं पूरा बिल्कुल निचोड़ के पढ़ाऊंगा अच्छे से, बिल्कुल जी भर के। तो वहां पे तो आप जुड़िए, अच्छे से पढ़िए प्रश्नावली 1.1 से। थैंक यू।